नमस्कार, स्वागत है आपका। अजी मैं हूँ नीलू व्यास। कल एक ट्वीट राहुल गांधी का, वो भी देर रात 1:52 पर उन्होंने एक ट्वीट किया जब वो वायनाड में थे। वायनाड में वो जो भूस्खलन हो गया है उसके 2 दिन के दौरे पर वो वायनाड में थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि रात को 1:52 पर राहुल गांधी को ये बात लिखनी पड़ी कि 2 in 1 को लगता है मेरा चक्रव्यूह का भाषण पसंद नहीं आया और मुझे ईडी के सूत्रों ने ये बताया है कि मेरे ऊपर रेड हो सकती है। राहुल गांधी ने ये कहा कि ईडी के जो अफसर हैं वो मेरे ऊपर रेड मार सकते हैं, ये ईडी के सूत्रों ने उनको बताया है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं तो बाहें खोलकर और ईडी के अफसरों का इंतजार करूंगा, चाय और बिस्किट मेरे तरफ से उनको खिलाई जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये सरकार है हमेशा विपक्ष के पीछे पड़ी रही, विपक्ष के खिलाफ सारी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया, लेकिन अब जब राहुल गांधी ये लिख रहे हैं कि ईडी के सूत्रों ने उनको बताया है कि अब रेड पड़ने वाली है, तो इसके क्या मायने हैं? बहुत सारे मायने हैं। या तो ईडी के अफसर अब राहुल गांधी के लगातार संपर्क में हैं, वो उनको ये बता रहे हैं कि देखिए अब आपको ये खतरा आने वाला है और इसलिए ये बात उन्होंने बताई है, या केवल उन्होंने लिखने के लिए, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करने के लिए, क्योंकि बीजेपी भी अजीब अजीब तरीके की राजनीति करती है, तो हो सकता है कि बीजेपी की राजनीति को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये एक चाल चली हो। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस समय बात करना है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जो कि एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं बीजेपी के और अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल राहुल गांधी के इस ट्वीट से ही शुरू करूंगी कि रात को 1:52 पर राहुल गांधी को, आपको क्यों लगा कि उनको रात को 1:52 पर ये ट्वीट करना पड़ा? यानी कि उनको वाकई में कोई बहुत क्रेडिबल जानकारी थी, या फिर कोई और कारण हो सकता है कि अचानक से उन्होंने सोचा हो कि एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग की जाए, एक नई चाल से बीजेपी को फंसाया जाए? आपको क्या लगता है सर? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस सरकार का एक फेवरेट काम रहा है कि सरकारी एजेंसी जितनी है, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए। और बहुत सारे नेता इंक्लूडिंग केजरीवाल आज भी जेल में हैं, कुछ लोग बेल पर हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस गवर्नमेंट का। अब इस ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग राहुल गांधी के ट्वीट की एनालिसिस करें तो छोड़िए एक रात के 1:52 किया या 3 बजे सुबह किया, पॉइंट ये है कि उन्होंने ये ट्वीट किया। राहुल गांधी को मैं मानता हूं कि इस तरह की बात करके अटेंशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उनको काफी सारा मीडिया अटेंशन मिलता है, पार्लियामेंट सेशन में है, उसमें वो छाए रहते हैं, तो इसलिए आपको क्या लग रहा है ये केवल हथकंडा था और राहुल गांधी ने किए पॉलिटिकल स्टंट है उनका? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टंट करने की उनको जरूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी बहुत सारा मीडिया अटेंशन मिलता है, तो इसलिए अच्छा आज वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और बहुत सारे लोग उनके भविष्य को सुनहरा मान के उनके निकट आ जाना चाहते हैं, जिसमें हो सकता है ईडी के लोग भी हों। तो उनको अगर खबर मिली होगी तभी वो इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि केवल मीडिया अटेंशन के लिए इस तरह की बात करने का कोई मतलब राहुल गांधी के लिए नहीं है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को क्रेडिबल सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन मिली कि सरकार ऐसा प्लान कर रही है और उन्होंने इसका खुलासा किया। अब उसके बाद डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार तो एक तरह से एक्सपोज हो गई, ईडी एक्सपोज हो गया। अब ईडी उनके ऊपर रेड करता है तो राहुल गांधी की बात और ज्यादा पक्की हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ईडी प्लान भी कर रहा था रेड करने का तो कुछ मोहलत अब लेगा और कुछ दिनों के बाद ऐसा करेगा। अभी तत्काल करना उनके लिए राहुल गांधी को सही साबित करना।
लेकिन यशवंत जी एक चीज और भी है कि इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ईडी के कुछ भी अफसर या थोड़ी बहुत संख्या जो ईडी के अफसरों की है वो राहुल गांधी के टच में है। ईडी के अंदर क्या किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके का दबाव है, वो ईडी के अफसर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में है। क्या ये चीज इससे सिद्ध नहीं होती? हाँ, होती है, बिल्कुल होती है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो ये सरकार कमजोर अवस्था में आई है। प्रधानमंत्री जी की जो ताकत थी वो बहुत कम हुई है। बीजेपी 63 सीट्स हार गई है लोकसभा में, तो इसलिए अब ये जो अफसर पहले बिल्कुल दबे कुचले थे, डरे हुए थे, उनको भी थोड़ा साहस आ जाएगा और उनको लगेगा कि सरकार कोई गलत कदम उठाने जा रही है, तो कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को खबर कर दो। तो ये एक बहुत एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ब्यूरोक्रेसी को वेदरकॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भांप लेती है कि क्या होने वाला है। और बहुत से लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, 2 साल में हो सकता है गिर जाए, तो इसलिए कम से कम विपक्ष के साथ अपना अच्छा बना के रखो। जो पिछले इस बात की कोई चिंता नहीं थी, आज उनको इस बात की चिंता है। लेकिन इसका डेंजर भी तो है, एक रिस्क है कि अगर ईडी के अफसर राहुल गांधी के टच में है और वो विपक्ष से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईडी के ऐसे बहुत से राज अब विपक्ष के बीच में खुलेंगे, राहुल गांधी के बीच में खुलेंगे। किस तरीके की पॉलिटिकल स्टंटबाजी मोदी और शाह ने मिलकर की होगी, जो कि सब कहते ही हैं कि भाई सारी केंद्रीय एजेंसी अमित शाह के अंडर में है अगर, तो किस तरीके का खेल पिछले 10 सालों में हुआ है, क्या अब उसकी एक एक जानकारी राहुल गांधी को हो सकती है? यह संभव है। और जैसा मैंने कहा कि बेस्ट वेदर कॉक ब्यूरोक्रेसी होती है, वो भांप लेती है कि कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है पॉलिटिकल क्लास में, और पाला बदलने में वो बिल्कुल माहिर हैं, तो वो तुरंत पाला बदलेंगे और बहुत सारी जो सीक्रेट्स हैं, राज हैं इस सरकार के, वो खुल सकते हैं। सरकार में रहने के बावजूद खुल सकते हैं, सरकार में जाने के बाद तो अवश्य, सरकार जाने के बाद तो अवश्य ही खुलेंगे। लेकिन वो सिलसिला एक तरह से राहुल गांधी के इस ट्वीट से हम मानेंगे कि वो सिलसिला शुरू हो गया है और सरकारी पदाधिकारी जिसमें ईडी वाले भी शामिल हैं, वो अब हर बात को आंख मूंद कर, आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं से एक इस तरह की चाल चलेंगे कि उनको वो गलत काम ना करना पड़े। लेकिन यशवंत जी ये मोदी और शाह के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस ईडी पर वो आंख बंद करके विश्वास करते थे, जो भी वो कहते थे ईडी के अफसर करने लगते थे, चाहे वो तोड़फोड़ का गेम हो, चाहे फिर किसी भी तरीके की आर्म ट्विस्टिंग हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी हमने उस केस में जो खुलासे हुए उसमें देखा कि किस तरीके से रेड्स पड़ी हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, ये अब क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया और देर रात अगर इतना बड़ा वो खुलासा कर रहे हैं कि ईडी के अफसरों ने उनको ये बात बताई है कि उनके ऊपर रेड हो सकता है, तो ये अब कितनी बड़ी खतरे की घंटी है मोदी और शाह के लिए? बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और एक बात उनको जो समझ लेना चाहिए, मोदी जी को और अमित शाह को, वो ये समझ लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्लाइंडली उनके आदेश का पालन नहीं करेगी, कोई ना कोई वो तरीका अपनाएगी जिससे उनको जिस तरह पहले उनसे गलत काम करवाया जाता था, वो गलत काम वो ना करें। और इसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है? सबसे आसान उपाय है कि राहुल गांधी का रेड हो रहा है तो राहुल गांधी को फोन करके बता दो और राहुल गांधी पब्लिक इसको कर दें। आप रेड करें तब भी बुरी बात, फंस जाएंगे, रेड नहीं करें तभी फंस गए आप। लेकिन जो चक्रव्यूह वाला भाषण था राहुल गांधी का, उन्होंने इस ट्वीट में मेंशन भी किया है कि मैंने चक्रव्यूह का भाषण जो किया था वो 2 in 1 को पसंद नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की इस समय नीयत क्या है? क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है,
उनमें उनमें वो जनमानस में जब जा रहे हैं तो लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग उनको जननायक के रूप में देखने लगे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये बातें मोदी और शाह साहब को पसंद तो नहीं आ रही होंगी। तो क्या अब एन-केन प्रकारेण सरकार का यही एक ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को प्रेशर में लो, जेल में डालो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो? क्या ये नियत आपको सरकार की दिखती है सर? मुझे इस सरकार की इस नियत में कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार, जैसा मैंने शुरू में कहा, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। केजरीवाल मेरे खिलाफ बोलेंगे तो हम केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल के मंत्रियों को जेल में डालेंगे। अगर ईमानदारी आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा औजार है, तो हम उस औजार को भोथर कर देंगे, ब्लंट कर देंगे, ये साबित करके कि वो एक्चुअली में भ्रष्ट है। तो ये कोशिश उनकी रही है बराबर। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य इस बात का नहीं होगा, इस बात पर कि सरकार इस दिशा में सोच सकती है। पहले भी सोचती रही है, पहले एजेंसीज ने भरपूर साथ दिया सरकार का, जो कहा एजेंसीज ने वो किया। अब जो है पॉलिटिकल रियलिटी है कि ना केवल पिछली लोकसभा चुनाव में मोदी और शाह कमजोर होकर उभरे हैं और उनकी कमजोरी जो है वो जग जाहिर है, बल्कि ये भी अब क्लियर हो गया है कि सरकार 5 साल शायद नहीं चलेगी, और इसलिए जिसको कहते हैं जजमेंट का डे, फैसले का दिन, वो फैसले का दिन कभी भी आ सकता है। इसलिए सरकारी पदाधिकारी, जिसमें ईडी भी शामिल है, मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि वो अब उस तरह का कोई गलत काम नहीं करेंगे जिस तरह का काम वो पिछले 10 वर्षों में करते रहे हैं। सरकार के आदेश का पालन करते रहे हैं, गलत काम करते रहे हैं। अब वो बचने का प्रयास करेंगे। और राहुल गांधी को अगर फोन करके किसी ने बताया कि आपके ऊपर ईडी का रेड होने वाला है, तो इसी बचाव का, डिफेंस का एक तरीका है। लेकिन यशवंत जी, अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, अभी कल भी वायनाड में पहुंचे थे, वायनाड के 2 दिन के दौरे पर थे, हर जगह वो जनता का दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो एक मोची से मिले हो, चाहे लोको पायलट से मिले हो, चाहे पुलिस से मिले हो, और चाहे अब क्यों ना वो वायनाड की जनता में गए हो या मणिपुर भी गए हो, इन सारी जगहों पर जाकर जनता के साथ दर्द बांटने का काम राहुल गांधी ने किया। और बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि जनता केवल वो नहीं होता जो कि राशन बांटता है आपको, जनता वो भी होता है जो लोगों का दर्द बांटता है। अब अगर ये छवि लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी मोदी और शाह की क्या राहुल गांधी से ही है, और कैसे भी किसी भी सूरत में राहुल गांधी को जनता के बीच जाने से रोकेंगे ये दोनों? देखिए, जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, आज वो लोग खुद पप्पू साबित हो गए हैं। राहुल गांधी के इमेज में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है, जिसकी ओर आपने भी इशारा किया। और राहुल गांधी अब बखूबी समझने लगे हैं कि उनकी ताकत क्या है और कैसे उस ताकत का वो उपयोग कर सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के नाते उनके कुछ अधिकार हैं, और उस अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो उनके इरादे हैं, उनको, जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए, और इसमें कोई उनको रोक नहीं सकता है। अगर राहुल गांधी मणिपुर गए तो ये बात बहुत जोर से उभर के सामने आई कि राहुल गांधी एक बार फिर मणिपुर गए और प्रधानमंत्री कभी नहीं गए। वायनाड में इतना बड़ा हादसा हुआ, वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स ऑफ दिस कंट्री, और राहुल गांधी वहां पहुंच गए। वैसे तो उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो रही है, लेकिन वहां तुरंत पहुंच गए। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, ना होम मिनिस्टर गए, ना रक्षा मंत्री गए, प्रधानमंत्री तो नहीं ही गए। तो इसलिए इस सब मौकों का फायदा उठा के राहुल गांधी ये प्रूव कर रहे हैं कि जनता के दुख सुख में
वो जितने साथ हैं जनता के, मोदी जी उतने नहीं हैं। मोदी जी बहुत दूर चले गए हैं, बहुत डिस्टेंट हैं आज जनता जी, आपको लगता है कि के साथ सरकार संबंध। आपको लगता है कि सरकार कोई सबक सीख रही है इन हादसों से भी, या जो चीज जनता में देख रही है कि जनता का रिएक्शन बीजेपी की तरफ क्या हो रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर जनता का दर्द वाकई में मोदी और शाह समझते, तो अमित शाह ने संसद के पटल पर यह कहा कि देखिए, हमने तो बहुत सारे अलर्ट्स वायनाड में भेज दिए थे, और जबकि ये बात खुद पिनाराई विजयन ने कही, आईएमडी का के रिकॉर्ड्स इस चीज को बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से नॉर्मल डायरेक्टिव्स जो जाते हैं वो गए थे, और कोई भी इस तरीके का रेड अलर्ट उन्होंने नहीं भेजा था। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के अंदर वो खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, हमने तो किया था, लेकिन पिनाराई विजयन की सरकार ने नहीं किया, और हादसा को हुए सिर्फ 24 घंटे हुए थे। हाँ, वो बिल्कुल, बिकॉज पहले वो जानते हैं, उनकी आदत ये रही है कि वो कुछ भी बयान देकर पहले निकल जाते थे, और लोग विश्वास कर रहे थे कि नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, तो वही सही होंगे, दूसरे गलत होंगे। आज एक वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि लोग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, सरकार जो बोल रही है उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। और अगर अमित शाह ने गलत बयानी की है लोकसभा के फ्लोर के ऊपर, और नो लेस ए पर्सन देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, इसे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो अमित शाह कटघरे में है। मुझे तो लगता है कि विपक्ष को पूरी तरह से इस बात को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए कि आप टेबल ऑफ द हाउस पर रखिए कि आपने क्या क्या वार्निंग भेजी थी, और उस वार्निंग का क्या मतलब था, किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में वार्निंग्स आती हैं। इतना आसानी से उनको लेट ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जो बेसिक बात, मूल बात कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि वो जमाना लग गया जब मोदी और शाह जो बोलते थे उसको जनता मान लेती कि यही सच है, दूसरा कुछ नहीं सच हो सकता है, यही सच है। अब उसको अगर चुनौती दी जाती है, लोग खुद उसकी एनालिसिस करते हैं, और अगर वो गलत हैं तो गलत हैं। जनता इस बात को समझ रही है। सो देयर हैज बीन ए फंडामेंटल चेंज इन द सिचुएशन। लोकसभा चुनाव के बाद से आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, इसको समझने और देखने में जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, तो इसका क्या मतलब है यशवंत जी, कि क्या अगर मोदी और शाह साहब गंगा के अंदर खड़े होकर हाथ में जल लेकर भी अगर कुछ बोलेंगे तो जनता रोएंगे, अगर तो भी क्या जनता उन पे विश्वास अब नहीं करने वाली? क्या हालात ये हो गए? देखिए, लोकसभा में, पार्लियामेंट के भीतर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पर उठ के आप जो कुछ बात सरकार की तरफ से कहते हैं वो ठीक उसी तरह है जैसे गंगा जी में खड़े होकर गंगा जल को हाथ में लेके आप कुछ बात कहते हैं। आप गलत बात पार्लियामेंट में बोल ही नहीं सकते हैं, कोई भी सदस्य। और सरकार की तरफ से, सरकार का कोई मंत्री अगर बोल रहा है, अब वो गलत साबित हो जाए, तब तो उसको पोस्ट में बने रहने का, पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए देखिए, 10 साल में इन्होंने पार्लियामेंट को भी, दे टुक पार्लियामेंट फॉर ग्रांटेड। आज, और ये भी लार्जली थैंक्स टू राहुल गांधी, पार्लियामेंट हैज अगेन अलाइव एंड किकिंग, और पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें उठती हैं, और राहुल गांधी हर मौके का फायदा उठाकर भाषण देते हैं, बातें रखते हैं, और जनता उसको बहुत चाव से सुन रही है। नहीं, लेकिन यशवंत जी, आप कह रहे थे कि इनके मंत्री और सब इस तरीके की बात करते हैं संसद में, लेकिन आप ये देखिए कि अभी राहुल गांधी की जात तक पूछ डाली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब जिसकी जाति नहीं पता तो वो जाति की बात कैसे कर सकता है, और वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे। और उस पोर्शन को, स्पीच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं, लोगों को ये बताने के लिए कि भाई देखिए, वाह वाह कितनी बढ़िया स्पीच थी, इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ ह्यूमर एंड फैक्ट्स। उन्होंने ये तक करके और अनुराग ठाकुर को शाबाशी दी इस बात को कहने के लिए, और वो एक तरीके से गाली थी राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी को गाली बकने वाले को मोदी जी शाबाशी दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए, ये हमको लगता है कि भारत के संसदीय इतिहास में ये एक
अत्यंत ही शर्मनाक घटना के रूप में याद की जाएगी। अनुराग ठाकुर का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो गाली की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के दूसरे एमपीज का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि संसद के भीतर उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया। तो जो अनुराग ठाकुर ने उस दिन बात कही, चाहे वो राहुल गांधी का उन्होंने नाम लिया हो या नहीं लिया हो, वो हाईली ऑब्जेक्शनबल था। उसमें जितना एतराज किया जाए वो कम होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो उसको ट्वीट करें, तो उस शर्म को कितना और बढ़ा देता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के भीतर सदन के बाहर गाली का इस्तेमाल करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी की सहमति से कर रहे हैं, उनकी अनुमति से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको एनकरेज कर रहे हैं कि तुम गाली का इस्तेमाल उपयोग करो, लोगों को गाली दो, क्योंकि अब हमारे पास कोई तर्कस में तीर नहीं बचा है, केवल गाली ही पर हम जिंदा रह सकते हैं, तो इसलिए गाली बको। नहीं, अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से कह रहे हैं, जो जो आपने बात कही कि भाई बीजेपी के तर्कश में कोई तीर नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब आप गाली बको और एग्रेसिव हो जाओ विपक्ष के प्रति। लेकिन इससे क्या मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता की नजरों में पूरी जो सरकार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नजरों में कितने गिर जाएंगे? क्या ये चीज बेसिक उनको समझ में नहीं आ रही है? देखिए, 10 साल के बाद मोदी जी जनता से कट गए हैं। एक बड़ा खतरा जो होता है ना, आप अगर प्रधानमंत्री या किसी उच्च पद पर है, मंत्री भी हैं, उसमें एक बड़ा खतरा होता है कि आप जनता से कटते चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जनता से कट गए हैं। जनता की भावना अब नहीं उस तरह समझ पाते हैं जिस तरह वो पहले समझते थे। और इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो उस तरह का आचरण कर रहे हैं जिससे जनता में गलत संदेश जा रहा है, लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि हम जो कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि वो फीडबैक उनको नहीं मिल रहा है। एक चीज यशवंत जी इस समय और भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, और आपने देखा कि जब इतनी भारी बारिश के बीच में कल संसद की नई इमारत जो बनी हुई है उसके छत टपकने लगी, और आज गौरव गोगोई ने इस बात को अपने ट्वीट करके कहा है कि अब समय आ गया है कि ये जो नई संसद की इमारत बनी हुई है इसका रिव्यू होना चाहिए, इसके कंस्ट्रक्शन और डिजाइन को लेकर रिव्यू होना चाहिए और सारे राजनीतिक दलों का इसमें सलाह मशविरा होना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी कोई पहल स्पीकर साहब करेंगे जहां पर इस नई संसद की इमारत का के रिव्यू का प्रावधान वो करें? और कल तो अखिलेश यादव ने यह भी ट्वीट किया कि भाई मैं चाहता हूं कि जब तक जो बचा खुचा मानसून सेशन है हम सबकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा कि हमें पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में भेज दिया जाए और हम नई बिल्डिंग में ना बैठे। आपका क्या मानना है सर? मैं मानता हूं कि जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है वो केवल और केवल मोदी जी की महत्वाकांक्षा का परिणाम है। वो हर जगह ये कोशिश करते रहे हैं कि जैसे शाहजहां को हम लोग याद करते हैं रेड फोर्ट बनाने के लिए, और जितने हुकूमत में बैठे लोगों ने काम किया है, अंग्रेजों को याद करते हैं राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए, नॉर्थ साउथ ब्लॉक बनाने के लिए, उसी तरह जन जन्मांतर तक, अनंत काल तक मोदी जी को याद किया जाए कि इतना बड़ा एक शासक आया था जिसने नई दिल्ली की शक्ल बदल दी। तो वो कर रहे हैं इस तरह का काम। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई। अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या हश्र हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो मांग है कि उसकी समीक्षा हो, ये बिल्कुल सही मांग है। समीक्षा होनी चाहिए। पार्लियामेंट बिल्डिंग आखिर किसकी है? अगर कोई बिल्डिंग देश की समस्त जनता की है तो वो है देश का पार्लियामेंट की बिल्डिंग। सारे प्रतिनिधि लोकसभा के, राज्यसभा के वहां बैठते हैं, और बनने के एक साल के भीतर पहली बारिश में ये हाल हो जाए उस बिल्डिंग का, और जैसे कि वो कौन मंडपम बना है उसका हाल हुआ, तो इसका मतलब कि बहुत सारी चीजें जल्दीबाजी में की गई। मैं जो बात रख रहा हूं आपके सामने वो ये रख रहा हूं
कि मोदी जी को इतनी जल्दी थी पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करने की और उन्होंने ही किया। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का अंग है, लोकसभा राज्यसभा की तरह राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का अंग है, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया इनॉग्रेशन के लिए। इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, तो इतनी जल्दी उनको थी इनॉग्रेट करने की, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी जो सावधानी बरते वो उन्होंने नहीं बरता, और इसलिए इसकी जांच की जरूरत तो है बिल्कुल। क्यों पार्लियामेंट टपकेगा, पार्लियामेंट की छत से पानी लीक करेगा? मैं मानता हूं कि नया बिल्डिंग बनाया गया इसलिए कि पुरानी बिल्डिंग के बारे में लोग कहते थे कि बहुत पुराना हो गया, सेफ नहीं है, उसमें कभी भी दुर्घटना घट सकती है। लेकिन अब तो लग रहा है कि शायद पुराना बिल्डिंग ज्यादा सेफ है नई बिल्डिंग से। बिल्कुल। अब सर बजट के ऊपर भी बात करना मैं चाहती हूँ, और बजट का मैं सबसे पहला जो सवाल आपसे करूंगी कि नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा कि 18% जीएसटी जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल पॉलिसी पर है उसको विड्रॉ करना चाहिए, और उनको नागपुर एम्प्लॉइज के यूनियन ने ये चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी को उन्होंने वापस निर्मला सीतारमण को ये लिखा है कि भाई हमें उम्मीद है कि आप इसे विड्रॉ करेंगी। मैं सिर्फ प्योरली टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स में समझना चाहती हूं कि अभी तक कभी भी पिछले 10 सालों में हमने नहीं देखा कि कोई मंत्री इस तरीके की इंटर मिनिस्टेरियल लेटर या कभी कुछ बाहर लीक हुआ हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नितिन गडकरी की लिखी हुई एक चिट्ठी, वो भी निर्मला सीतारमण को लीक हुई है। ये क्या संकेत है और ये क्या दर्शाता है? क्योंकि यूपीए के समय में तो ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां लीक होती थी, उसके बेसिस पर स्टोरीज होती थी, मंत्री रिजाइन कर देते थे, ये सब बहुत हुआ यूपीए के काल में। लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है कि नितिन गडकरी साहब ने एक मतलब उन्हीं का एक मंत्री एक दूसरे मंत्री को चिट्ठी लिखता है और अपनी ही पॉलिसी, अपनी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ लिखता है, और फिर वो चिट्ठी लीक भी होती है। ये किस बात का संकेत है और आप इसको कैसे समझते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। वो बैकग्राउंड ये है कि जब वित्त मंत्री बजट बनाते हैं तो हर मंत्री और मंत्रालय से सुझाव मांगते हैं, एक्सपेंडिचर के बारे में भी और टैक्सेशन के बारे में भी, कि आपका क्या सुझाव है जिसको ध्यान में रखकर हम बजट बनाएं। पता नहीं इस बार उन्होंने किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर किया होता तो नितिन गडकरी आज नहीं, बजट बनने के पहले ही निर्मला सीतारमण को ये कहते कि ये टैक्स में इस तरह का संशोधन किया जाए। दूसरी बात जो है बजट के बारे में वो ये है कि जो जीएसटी है, जिसके राज्य और प्रदेश और भारत सरकार पार्टनर्स हैं इसमें, तो ये जीएसटी फ्लॉर जीएसटी बना, ये आज कई सालों से लोग कह रहे हैं जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से, कि ये सही नहीं है। जीएसटी को गुड्स एंड सिंपल टैक्स करने के लिए इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, जो लागू करने के पहले नहीं किया गया। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने पाया कि उस समय जीएसटी नहीं था, उस समय एक्साइज ड्यूटीज हुआ करती थी, और 12-15 रेट्स ऑफ एक्साइज थे। कोई 2% पर, कोई 3%, कोई 5% पर, कोई 8%। मैंने उसकी सफाई शुरू की और मैंने कोशिश ये की कि पूरी व्यवस्था को 3 रेट में ही लागू किया जाए, 8%, 16% और 24%। 8% मेरिट रेट होगा, 16% मीन रेट होगा और 24% डीमेरिट रेट होगा। और मैंने इसको कर दिया था अपने 2002 के बजट में, मैंने इसको लगभग अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे इसमें चेंज किए गए और फिर वही ढाके 3 पात हम लोग पुरानी व्यवस्था में चले गए। मैं आज भी मानता हूं, कायल हूं इस बात का, कि जीएसटी में 3 ही रेट होने चाहिए, जिसको सिन गुड्स कहते हैं, जैसे शराब है या और कुछ है, तो उसके लिए आप अलग से दूसरा रेट कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो बहुतायत के प्रोडक्ट्स हैं उनको इन 3 रेटों में बांध देना चाहिए। ये
एक सिंपल अप्रोच होगा टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नहीं, लेकिन इतने साल 10 साल गुजर गए और जी। इस 10 साल में जीएसटी में इस तरह का सुधार नहीं लाया गया है, इस बार के बजट में भी नहीं लाया गया, और इसलिए बाध्य होकर मैं मानता हूं कि गडकरी जी को लिखना पड़ा वित्त मंत्री को कि इसमें यह सुधार कीजिए। यानी कि ये बहुत क्लियर है कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो होना चाहिए और सजेशन लेने चाहिए, बताना चाहिए मिनिस्टर्स को, वो नहीं बताया गया और इसीलिए नितिन गडकरी ने ये चिट्ठी लिखी बजट बनाने के पहले। बजट बनाने के पहले। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार इतने सारे राज्य और वो भी विपक्षी राज्यों ने एक साथ एक सुर में ये कहना शुरू किया कि भाई उनके राज्यों को बजट एलोकेशन हुआ ही नहीं ठीक से, और केवल पूरा ध्यान आंध्रा और बिहार को दे दिया गया। और उसकी वजह भी सबको पता है कि चंद्रबाबू नायडू को खुश करना है, उधर नीतीश कुमार को खुश करना है, तो सारा एलोकेशन इन दो राज्यों के लिए हो गया और बाकी राज्य क्या करेंगे, खुद के बीजेपी के राज्यों को भी निगलेक्ट किया गया। तो क्या ये एक बड़े बवाल की ओर अब हम निकल पड़े हैं और इस तरीके का, और सब ये कह रहे हैं कि ये एंटी पीपल बजट है, जन विरोधी बजट है। लोग तो ये तक कह दिए कि बजट के बाद जो बचा खुचा मिडिल क्लास जो बीजेपी के साथ था वो भी अब चला गया। आपका क्या मानना है सर? मैं मानता हूं कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जिसको वित्त मंत्री ने खो दिया। नई सरकार का फर्स्ट बजट था और इसमें जैसा आपने कहा कि इसमें इकोनॉमिक्स कहाँ है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ में आ गया। इट इज ये बजट जो है इट्स ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट। इससे देश के लोगों को, मिडिल क्लास हो चाहे कोई भी हो, फार्मर्स हो, मजदूर हो, इससे कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। लेकिन बिहार को और आंध्र प्रदेश को पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ दिया और इसको एकदम बेशर्मी के साथ किया। इसमें कोई लाभ लपेट नहीं था, बिल्कुल साफ कहा कि भाई वो हमको सपोर्ट करते हैं इसलिए हम ऐसा करेंगे, जो करना है कर लो। कि जिस तरीके से जवाब दिया निर्मला सीतारमण ने, ये कहा कि देखिए यूपीए के काल में, और उन्होंने सारा डेटा निकाल लिया कि 2004 में 11 राज्य को का नाम नहीं लिया गया था बजट स्पीच में, तो क्या उनको पैसे नहीं मिले। फिर उन्होंने 2000 और बाकी सालों की बात की कि देखिए इतने सारे राज्यों का नाम नहीं लिया गया, तो क्या उनको एलोकेशन नहीं मिला। इस तरीके का उन्होंने जवाब दिया। तो इस पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया और एक तरीके से राज्यों की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल लचर आर्गुमेंट है, इसमें कोई दम नहीं है और वित्त मंत्रालय नहीं तय करता है कि राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, टैक्स का शेयर मिलेगा या अनुदान मिलेगा। ये फैसला करती है फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन एक फार्मूला बना देती है 5 साल के लिए और उसी के अनुसार सबको दिया जाता है। पहले जब प्लानिंग कमीशन था और प्लान फंड्स हुआ करते थे तो प्लानिंग कमीशन राज्यों को एलोकेट करती थी प्लान फंड्स। अब वो सिस्टम खत्म हो गया, अब वित्त मंत्रालय ही सारे राज्यों को देती है। तो कोई नई बात नहीं कर रही है और कोई कृपा किसी राज्य पर नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि उसको तो देना ही देना है। ये फाइनेंस कमीशन का एक तरह से आप कहिए कि आदेश है। और एक और इसमें ट्रेडिशन है कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होंगे उसमें सरकार कोई बदलाव नहीं करती है, उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। तो इसलिए उसमें कोई वाहवाही लूटने की न जरूरत है न कोई स्कोप है। लेकिन जहां स्कोप था, पॉलिटिकल कारण रीजंस के चलते बिहार को और आंध्र को ग्रेटिफाई करने को, ये काम वित्त मंत्री ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ इस बजट में किया है। लेकिन आप मानते हैं कि जो फेडरल बैलेंस है उसको पूरी तरह से इस बार के बजट में बिगाड़ दिया है मोदी सरकार ने, और निर्मला सीतारमण ने तो उस पर शायद ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि सारी विपक्षी दलों का ये कहना था कि जो फेडरल बैलेंस होता था उसको बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया और अब बजट के तो कोई मायने ही नहीं रह गए मोदी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो स्टैट्यूटरी डिवोल्यूशन है उसको, जैसा मैंने आपसे कहा कि वित्त मंत्रालय रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके अलावा जो उनके डिस्कशन में है उसमें उन्होंने भेदभाव किया है और उसका सीधा असर पड़ा है देश के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारे पास जो डिस्कशन है उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों के चलते करेंगे, उसमें राज्यों की जो स्थिति है उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। जी।
अब सर बस लास्ट के 2-3 सवाल करूँगी क्योंकि अभी आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जिस तरीके से कवायद एक शुरू हो गई है और ऑलरेडी जन विरोधी लहर बीजेपी के खिलाफ दिख रही है और लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से यूपी को केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो हैंडल कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि योगी को हटा दिया जाएगा। योगी अपने भाषणों में ये बता रहे हैं कि आप जितना भी कोशिश करेंगे लेकिन आप मुझे नहीं हटा पाएंगे, इस तरीके की बातें उनकी सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और जो जिस तरीके से बैलेंस आउट कर रहे हैं सारे राज्यों को और वहां पे विधानसभा के चुनाव की हैंडलिंग को, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में मोदी और शाह हैंडल भी कर पा रहे हैं इस समय विधानसभा के चुनाव की प्रिपरेशन को लेकर? मैं फिर पुरानी बात दोहराऊंगा कि मोदी और शाह के ताकत में बहुत बड़ी गिरावट आई है पिछले लोकसभा के चुनाव के नतीजों के चलते। ये एक तथ्य है जिसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वो योगी जिस मोदी से डील करते थे लोकसभा चुनाव के पहले, वो अब मोदी नहीं है। और योगी सब ज्यादा इस बात को जानते हैं, गडकरी सब ज्यादा इस बात को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग इस बात को जानते हैं। मोदी और शाह का वो पोजीशन नहीं रहा, एक छत्र राज्य नहीं बचा जिस तरह का पिछले 10 वर्षों में था। तो अब आवाजें उठेंगी और आप जानते हैं कि जब आपने प्रदेशों की बात की जिसमें चुनाव होना है, मैं तो मानता हूं कि इन तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। और बुरी तरह का मतलब बुरी तरह, उनकी सीटों में केवल कमी नहीं आएगी बल्कि भारी कमी आएगी। और इसलिए ये आप मोदी और शाह इस बात को देख रहे हैं कि होने वाला है। और जब ये होगा तो उनकी पोजीशन और कमजोर होगी। उसके बाद फिर चुनाव होंगे 2025 में, 2026 में लगातार चुनाव राज्यों को होते रहेंगे। और मैं जो आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि सरकार को मैं क्यों नहीं मानता हूं कि 5 साल चलेगी, उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार की इकबाल खत्म हो जाए, उसकी साख जो है वो मिट जाएगी। क्योंकि एक सिलसिला शुरू होगा जिसमें मोदी शाह कॉम्बिनेशन हारने लगेगा। और जब हारने लगेगा तो सबसे पहले पार्टी के भीतर जिस स्वर को इन्होंने दबा कर रखा है 10 साल और उससे ज्यादा, वो स्वर उभर कर सामने आने लगेंगे और सबसे पहले बगावत होगी पार्टी के भीतर। लोग कहेंगे बहुत हो गया, अब आप जाइए, आप चुनाव नहीं जिता सकते हैं, तो इसलिए आपको हमारा नेता बने रहने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यशवंत जी, आपको क्या लगता है कि इस समय आरएसएस का रुख क्या है? क्या वो मोदी और शाह के साथ है या मोदी और शाह के खिलाफ है? अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उनको पूरा सपोर्ट है मोदी और शाह का। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो ऑलरेडी, हालांकि मोहन भागवत ने अब बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल करके कुछ कुछ संदेश भी देने की कोशिश की मोदी और शाह को। लेकिन इस समय आपको क्या लगता है कि रुख क्या है आरएसएस का मोदी और शाह के प्रति? देखिए, अभी जो एक मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया था कि जब मोदी जी ने कहा ना कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, माने वो दैवी कोई प्रोडक्ट है, तो उस पर जो भागवत जी का स्टेटमेंट आया था, वो किस बात का संकेत देता है? इस बात का संकेत देता है कि पिछले दिनों में संघ और सरकार में दूरी बढ़ी है। मोदी जी और भागवत जी में दूरी बढ़ी है। और ये जैसे 10 साल तक संघ बिल्कुल दब कर रहा, वो संघ अब दब कर नहीं रहेगा। वो भी उसी तरह मुखर होगा जिस तरह दूसरे लोग इस सरकार के और मोदी और शाह के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले रूलिंग जो क्लास है उसी में बिखराव शुरू होता है और तब सरकारें पिटती हैं, जाती हैं, हार जाती हैं। आखिरी सवाल करूंगी बस। आपने खुद कहा कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी
और जिस तरीके की बगावत हो सकती है पार्टी में, जो आपने कहा कि जिसकी पूरे चांसेस हैं, अगर ये आने वाले 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारती है और उसके बाद वाले विधानसभा के चुनाव भी हारती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी और शाह की विदाई पक्की है? बीजेपी के कोई नेता जाएं या ना जाएं, वो कैसे बैलेंस करेंगे ये नहीं पता, लेकिन क्या मोदी और शाह झोला उठाकर उनको गुजरात वापस जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, जो हमारे मित्र शत्रुघ्न सिन्हा बार-बार जोर देके कहते हैं कि अगर ताली है कप्तान के लिए, तो गाली भी कप्तान के लिए ही होगी। तो कप्तान जो है, इसमें 2 लोग हैं कप्तान, तो ये दोनों जो हैं, इनके लिए खूब ताली बजी 10 साल में। तो अगले आने वाले दिनों में अगर ताली के बदले गाली मिलती है, तो किसको मिलेगी? इन्हीं को मिलेगी। सर, मोदी और शाह के कुछ नए नाम हो गए हैं, इसलिए इनको जैसे तो राहुल जाना ही पड़ेगा। जी, राहुल गांधी ने दोनों नरेंद्र मोदी और शाह साहब को 2 इन 1 का नाम दे दिया। क्या कहेंगे? और आजकल तो नाम लेने में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जब अदानी और अंबानी का नाम ले रहे थे, तो स्पीकर ओम बिरला ने उनको रोक दिया कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते ऐसे। तो फिर उनको A1 और A2 कह के बुलाया। अब मोदी और शाह को 2 इन 1 बोला जा रहा है। नहीं, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स का एक हिस्सा है और पॉइंट स्कोर करने के लिए बहुत अच्छा उन्होंने ऑन द स्पॉट सोचा। जब उन्होंने A1 A2 कहा और इनको 2 इन 1 कहा, तो जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं और एक नई छवि के साथ आज देश की जनता के सामने हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यशवंत सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।